चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, हमने अकाउंट का पहला पार्ट कंप्लीट किया कि जिसमें हमने पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली थी। शुरुआत से लेकर आखिरी चैप्टर तक सभी जो है वो पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में थे, कि जिसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप से लेकर आखिरी में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तक वो सब हमने देखा। अब जो हमारे अकाउंट का सेकंड पार्ट है ना, वो कंपनी बिजनेस के बारे में है। पूरा सेकंड पार्ट अब कंपनी बिजनेस के बारे में, उसकी नई नई चीजें इसमें देखेंगे। हमें ये भी ध्यान है कि भाई बिजनेस के जनरली 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बारे में अकाउंटिंग वो हमने 11th में देखी थी ना। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब सिंगल पर्सन कोई पूरा बिजनेस संभालता हो तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाता है। दूसरा पार्टनरशिप बिजनेस, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर ये काम करते हो तो वो पार्टनरशिप बिजनेस जो हमने पार्ट 1 में देखा। और तीसरा बिजनेस का टाइप, जो बिजनेस का सबसे लार्जेस्ट टाइप कहलाता है, वो आता है कंपनी बिजनेस। कंपनी सबसे लार्जेस्ट टाइप कहलाता है, क्यों? क्योंकि कंपनी की शुरुआत ही कहो ना, मतलब अगर उसका कैपिटल ही कहो ना, तो उसकी कैपिटल की शुरुआत ही करोड़ों से होती है। करोड़ों से तो कंपनी शुरू होती है, इसीलिए ये बिजनेस का सबसे लार्जेस्ट फॉर्म कहलाता है। और इस सेकंड पूरे पार्ट में हम लोग इसी कंपनी के बारे में समझेंगे। और जैसे अगर हम लोग कंपनी भी कहते हैं ना, तो वो कंपनी भी एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग तरह की कंपनीज होती है। जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी अगर हम लोग देखें तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो है वो ये कंपनी तैयार होती है। हमें ये ध्यान है कि कोई कोई कंपनीज होती हैं जो कंपनी कहलाती है स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी मीन्स कहलाती है कि जो गवर्नमेंट के स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग कंपनीज तैयार होती हो। गवर्नमेंट के स्पेशल लॉ के हिसाब से स्पेशल वर्क के लिए कोई कंपनी अगर तैयार होती हो तो उसे स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में है LIC कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना। ये गवर्नमेंट के स्पेशल लॉ से ये तैयार हुआ है और इसका स्पेशल एक अलग ही वर्क है। सही बात कि नहीं? तो वैसी स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। और बाकी की जो कंपनीज हैं जो मेनली प्रॉफिट के लिए काम करती है, स्टैट्यूटरी कंपनी भी प्रॉफिट के लिए काम करती है, लेकिन उनका मेन पर्पस होता है अपना स्पेशल सर्विस देना। जैसे LIC का मेन काम है इंश्योरेंस की सर्विस देना, ये उनका मेन वर्क है। प्रॉफिट उनका सेकेंडरी पार्ट आता है। जबकि दूसरी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जिनमें प्रॉफिट उनका मेन पार्ट आता है। रजिस्टर्ड कंपनीज मतलब कहते हैं हमारे गवर्नमेंट का एक कंपनी एक्ट है। हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 का कंपनी एक्ट है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं ना, उसे हम लोग कंपनी बिजनेस कहते हैं। बरोबर। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है ना, तो उसके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक अकेला पर्सन अपनी छोटी सी शॉप लेकर, छोटा सा बिजनेस लेकर काम कर रहा हो तो उसके लिए कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट से नॉर्मल परमिशन लेनी पड़ती है। जब पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कि उसमें भी 2 या 5 10 पार्टनर मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट से नॉर्मल परमिशन लेनी पड़ती है, कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं है जरूरी। लेकिन जब कंपनी बिजनेस शुरू होता हो ना, तो गवर्नमेंट से स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ने उसके लिए एक एक्ट, एक कानून बनाया है, जिसे कंपनी एक्ट कहते हैं। एक कानून बनाया हुआ है। इस कानून के अकॉर्डिंग जो जो उसमें लॉज आते हैं, जो जो नियम आते हैं, वो सब नियम पहले कंपनी को मानने पड़ते हैं। फिर गवर्नमेंट अगर परमिशन दे, मतलब उस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसमें रजिस्टर होता हो वो नाम, तो वो कंपनी बिजनेस कहलाता है, तब तक नहीं। बरोबर। तो दूसरी वो रजिस्टर्ड कंपनीज कहलाती है, जो गवर्नमेंट के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है। और इस रजिस्टर्ड कंपनी में भी 2 कंपनीज आती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट एंड पब्लिक, अब ऐसे तो नाम से पता चलता है कि प्राइवेट कंपनी मतलब कोई प्राइवेट पर्सन चलाते हो वो, और पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक चलाती हो या गवर्नमेंट चलाती हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये माइंड में मत रखना। अभी तक कितने स्टूडेंट जो है वो ऐसा मानते हैं कि भाई पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी हो गई, जो सरकार चलाती है वो। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का मेन डिफरेंस ये है, प्राइवेट कंपनी वो कहलाती है कि जो कंपनी अपने शेयर, अपनी कैपिटल, शेयर नहीं कैपिटल, अपनी कैपिटल जो जमा करती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो वर्किंग के अकॉर्डिंग,
मतलब अगर सपोज प्राइवेट कंपनी में जो है वो मिनिमम 2 या मैक्सिमम 200 लोग होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 पर्सन होते हैं उसमें, तो जितने भी लोग उस प्राइवेट कंपनी में जुड़े हुए हैं वो सभी लोग आपस में ही जो है वो कैपिटल जमा करते हैं, पब्लिक से कैपिटल मांगते नहीं है। पब्लिक से कैसे कैपिटल मांगना? शेयर्स के थ्रू। आप लोगों को ये ध्यान है ना कि शेयर मार्केट में कंपनी अपने शेयर रजिस्टर करती है, अपना नाम रजिस्टर करती है, शेयर रजिस्टर करती है, और लोग जो है वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी के पास पैसे पहुंचते हैं। ये पूरी प्रोसीजर समझेंगे भी हम लोग। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है ना वो ऐसे पब्लिक से शेयर्स के थ्रू पैसे कलेक्ट नहीं करती। अगर प्राइवेट कंपनी को कैपिटल की जरूर है तो जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं वो सभी लोग मिलकर वो पैसे जमा करेंगे, कैपिटल जमा करेंगे, भले करोड़ों की अमाउंट हो, या तो कोई बैंक से, कोई इंस्टीट्यूट से या और किसी से जो है वो उधार लेंगे। बाकी शेयर्स वो बाहर रजिस्टर कर सकते नहीं है, शेयर्स अपनी कंपनी के शेयर्स वो बाहर बेच सकते नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी कहलाई। और पब्लिक कंपनी वो कहलाती है कि जो कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़े तो अपना कैपिटल वो पब्लिक से मांग सकती है। कैसे? तो शेयर मार्केट में अपना कंपनी का नाम, अपने शेयर्स का नाम रजिस्टर करती है कि जनरल कोई भी पब्लिक जो है वो उनके शेयर्स खरीदे तो जिससे जो है वो कंपनी को पैसे मिल जाएं। तो जो पब्लिक के थ्रू पैसे जो है वो रिसीव करते हो तो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। यहाँ पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई, ये ध्यान रखना, बरोबर ना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम का कोई नंबर नहीं, क्योंकि पब्लिकली कोई भी जो है अगर उनके शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो सभी उनके मेंबर कहलाते हैं, भले ना करोड़ों में मेंबर्स हो। अब जैसे एक एग्जांपल दूं कि सपोज मुझे जो है वो कंपनी शुरू करनी है, सपोज मेरे जो है वो 10 फ्रेंड हैं, 10 दोस्त हैं, और हम सबको मिलकर एक कंपनी शुरू करनी है। कंपनी अकेला इंसान नहीं शुरू कर सकता। अगर शुरू करनी हो, ये एक बात अलग से सुनना, अगर कोई पर्सन को अकेले जो है वो कंपनी शुरू करनी है तो उसके लिए फिर कंपनीज एक्ट 2013 में एक स्पेशल सेक्शन है। एक स्पेशल सेक्शन मतलब एक स्पेशल लॉ है कि अगर कोई अकेले पर्सन को कंपनी शुरू करनी हो तो, बाकी अकेले पर्सन कभी भी कंपनी शुरू नहीं करता है। अगर कोई शुरू कर रहा है स्पेशल एक्ट के थ्रू तो वो 1 पर्सन कंपनी कहलाती है, और 1 पर्सन कंपनी बहुत कम होती है। ऑलमोस्ट कंपनीज जो है वो ग्रुप में ही तैयार की जाती है। तो जैसे कि अगर हम 10 दोस्त हैं और हमने मिलकर जो है वो एक कंपनी शुरू करनी है, और कंपनी की शुरुआत में ही हमें 10 करोड़ रुपए की जरूर है, 10 करोड़, कि जिससे जो है वो कंपनी शुरू हो। हाँ, कंपनी का शुरुआती जो है वो इतने बड़े कैपिटल से होता है ना, तभी तो वो बिजनेस का सबसे लार्जेस्ट फॉर्म कहलाता है ना। तो हमें 10 लोगों को मिलकर कंपनी शुरू करनी है जिसमें शुरुआत में ही हमें 10 करोड़ चाहिए। तो ये 10 करोड़ कहाँ से मिलेंगे? ध्यान से सुनना, ये 10 करोड़ कहाँ से मिलेंगे? अगर हम 10 पार्टनर, हम 10 दोस्त ने मिलकर खुद ही ये पैसे जमा कर लिए, मतलब सपोज 10 लोग हैं, सबने 1-1 करोड़ रुपए जो है वो जमा कर दिए तो 10 करोड़ आ गए। अगर सबके पास इतनी ज्यादा सेविंग हो और सबने खुद ही जो है वो जमा कर लिए, या तो अगर पैसों की कमी है तो कोई बैंक से या कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था से हमने उधार मांग लिया, समझो 5 करोड़ अपने लगाए, 5 करोड़ बाहर से बैंक से उधार मांग लिया, लेकिन पब्लिक से हमने पैसे मांगे नहीं, शेयर मार्केट में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाया, पब्लिक से हमने पैसे नहीं मांगे, तो हमारी कंपनी कैसी कंपनी कहलाई? प्राइवेट कंपनी कहलाई, बरोबर ना। हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाई कि हमने पब्लिक से कुछ भी नहीं मांगा है, प्राइवेटली खुद ही जो है वो पैसे जमा किए हैं या तो बैंक से उधार मांगा है हमने, बरोबर। और ऐसी कंपनी होते हैं ना प्राइवेट कंपनी, तो उसके नेम के एंड में पीवीटी लिखा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड, है ना, प्राइवेट लिमिटेड ऐसा लिखा जाता है ना कंपनी के एंड में, नेम के एंड में। और अगर सपोज यही कंडीशन कि हम 10 लोग हैं, हमें मिलकर कंपनी शुरू करनी है, 10 करोड़ रुपए की जरूर है, और इतनी ज्यादा रकम, इतनी ज्यादा जो है वो अमाउंट कहाँ से मिले? हमारे पास भी नहीं है, और कोई बैंक भी हमें इतनी बड़ी लोन देने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम अपना नाम शेयर मार्केट में रजिस्टर कर देंगे, अपने शेयर इश्यू करेंगे, और जनरल पब्लिक को कह देंगे कि भाई हमारे शेयर खरीदो। एक शेयर कितने का? तो चलो एक शेयर जो है वो 100-100 रुपए का हुआ,
एग्जाम्पल कि एक शेयर 100 रुपए का हुआ और हमने जो है वो पब्लिक को कह दिया कि भाई जिस जिसको हमारे शेयर खरीदने हैं वो भले शेयर खरीदो। अब एक शेयर 100 रुपए का, अगर 10 लाख लोगों ने 10 लाख 10 लाख लोगों ने एक एक शेयर भी अगर खरीदा है ना, 100 रुपए का एक एक शेयर, तो भी हमें 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना, तो भी हमें 10 करोड़ मिल जाएंगे। तो हम जो है वो शेयर मार्केट में अपने शेयर रजिस्टर कर देंगे और इतनी बड़ी जो है वो कंट्री है, 130 करोड़ की जो है वो पॉपुलेशन है, उसमें से 10 लाख तो ऐसे लोग होंगे ना जो है वो हमारा शेयर खरीद लेंगे, बराबर। और सब एक एक शेयर ही खरीदे ऐसा जरूरी थोड़ी है, किसी ने 1000 रुपए के 10 शेयर खरीद लिए, किसी ने 100 खरीदे, किसी ने 50 खरीदे। तो इन शॉर्ट मेरे 10 लाख शेयर बिक गए और उसके बदले में मुझे मिल गए 10 करोड़ रुपए। और ऐसे फिर जो है वो हमारी कंपनी चल पड़ी, 10 करोड़ मिले तो अब हमारी कंपनी चल पड़ी। तो हमने पैसे कहाँ से लिए? कोई बैंक से नहीं, कोई अपने पैसे नहीं निकाले, हमने जनरल पब्लिक से पैसे लिए हैं। तो इसलिए हमारी कंपनी क्या कहलाएगी? अब पब्लिक कंपनी कहलाएगी। समझ आ रही है बात? है ये पब्लिक कंपनी कहलाएगी। और जब पब्लिक कंपनी होती है ना तो उसके नेम के एंड में सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ होता है, सिर्फ लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड ऐसा लिखा हुआ होता है और पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड। अब समझ में आ रहा है ना प्राइवेट और पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं हम लोग। और पब्लिक कंपनी में भी अलग अलग जो है वो उनके टाइप्स आते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से, लायबिलिटी के हिसाब से उसके टाइप्स। अब लायबिलिटी आप लोगों को ध्यान है, बिजनेस की लायबिलिटीज में लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी किसे कहते हैं? ये 11th स्टैंडर्ड में भी आता था, पहले भी ये बहुत बार आ चुका है कि लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी किसे कहते हैं हम लोग। ऐसा कहते हैं कि जब बिजनेस में जितने भी मेंबर हो, पार्टनर या मेंबर्स हो, उनमें से कोई एक को छोड़कर बाकी सब अगर अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कहते हो, लिमिटेड कहते हो मतलब ऐसा कि अगर कंपनी में या बिजनेस में लॉस हुआ ना तो वो लॉस में से जितना उनका लिमिटेशन होगा उतना ही वो लॉस देंगे, उससे ज्यादा नहीं। जैसे सपोज कि भाई हमारी जैसे कंपनी 10 लोगों से चल रही है, 10 हमारे दोस्त हैं, वैसे हमारी कंपनी चल रही है और उस कंपनी में 10 में से जो है वो एक को छोड़कर, समझो मुझे छोड़कर, बाकी सबने लिमिटेड लायबिलिटी रखी है और सबने लिमिटेशन रखी है 5-5 लाख की। सबने लिमिटेशन कितनी रखी? 5-5 लाख। इसका मतलब कि अगर बिजनेस में कभी लॉस हुआ ना, बाय चांस फ्यूचर में कभी लॉस हुआ, तो वो सभी लोग 5 लाख से ज्यादा देंगे नहीं। लॉस भले ना करोड़ों का हो चुका हो, वो सभी लोग 5 लाख से ज्यादा नहीं देंगे, तो उसे लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस में सबकी नहीं होती, कोई एक की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रखनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया 10 लोग हैं तो 10 में से एक की जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, बाकी सबकी लिमिटेड। ये जब बिजनेस शुरू होता है ना तो पहले एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कितने लोगों की लिमिटेड या अनलिमिटेड। और इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये कहलाया कि अगर बिजनेस में कभी लॉस हुआ ना तो लॉस के वक्त बिजनेस में अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर भी जो है वो लॉस चुकाना पड़ता है, तो उसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। कि जैसे बिजनेस में लॉस हुआ करोड़ों रुपए का, अब हम लोग 10 लोग हैं और 1 करोड़ का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। अब सबकी लिमिटेड लायबिलिटी है, 9 लोगों की लिमिटेड लायबिलिटी 5-5 लाख की, तो सब 5-5 लाख देंगे, हो गए 45 लाख। लेकिन लॉस तो 1 करोड़ का हुआ है, 1 करोड़ का हुआ। अब सब लोगों की लिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से वो 45 लाख ही देंगे, क्योंकि उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया अगर लॉस हुआ भी तो हम 5 लाख से ज्यादा नहीं देने वाले भाई, उसे लिमिटेड कहते हैं, बरोबर। लेकिन एक की तो अनलिमिटेड होगी ना। अब सपोज मेरी उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो बाकी का जितना भी नुकसान हुआ ना वो मुझे भरना है। मेरे पास पैसे ना होना तो घर के एसेट्स बेचकर भी मुझे पैसे भरने हैं, पर भरने हैं, उसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं, बरोबर। सबकी लिमिटेड नहीं हो सकती ना, अगर हम 10 के 10 ही जो है वो लिमिटेड कहते हैं भाई 5-5 लाख की हम सबकी लिमिटेड लायबिलिटी है, तो सबकी अगर 5-5 लाख की लिमिटेड लायबिलिटी तो टोटल मिलाकर हुए ही 50 लाख। और कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान हुआ तो हम सब लिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से 50 लाख भरेंगे, बाकी का नुकसान कौन भरेगा फिर? ऐसे तो हर कंपनी जो है वो ये नुकसान करके और भाग के चली जाए कि हमें तो देने ही आधे पैसे हैं, आधे हम देंगे ही नहीं। सही बात है ना। तो इसलिए सबकी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो सकती, एक की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है।
और ये लायबिलिटी के हिसाब से अगर टाइप देखें ना तो आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर्स के थ्रू। मतलब अगर कोई पार्टनर ने या कोई मेंबर ने ऐसा कह दिया हो कि अगर कभी लॉस हुआ तो जितने शेयर्स मेरे पास हैं उतने ही मैं पैसे दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, तो वो शेयर्स के अकॉर्डिंग लिमिटेशन आता है, लिमिटेड बाय शेयर्स। या लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी में जैसे मैंने बताया कि हर एक पर्सन अपनी अमाउंट कहता हो कि भाई नुकसान हुआ भी तो हम 5 लाख से ज्यादा नहीं देंगे, भाई 5 लाख फिक्स देंगे, ये गारंटी के हिसाब से लिमिटेशन। या तो फिर कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं ना सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जितना भी लॉस हुआ तो अपने घर के पर्सनल एसेट्स बेचकर भी उन्हें पैसे चुकाने पड़ते हैं, बराबर। तो ये तो बेसिक कंपनी के टाइप्स हुए जिसमें हमें मेन इस चैप्टर में देखना है इस पब्लिक कंपनी के बारे में। इन सब के बारे में नहीं, ये सब तो चलो थियरी वाइज थे, हमें मेन पब्लिक कंपनी के बारे में समझना है कि पब्लिक कंपनी को कैपिटल कहाँ से मिलता है, शेयर्स के थ्रू। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि अगर भाई मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, हम 10 लोगों को कंपनी चलाने के लिए, तो हमने पब्लिक से जो है वो पैसे मांगे हैं, शेयर्स के थ्रू पैसे मांगे हैं। और शेयर्स के थ्रू जब पैसे मांगते हैं ना तो ऐसे कैपिटल को ही हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत तो कैपिटल से ही होगी, कैपिटल तो चाहिए ही ना, उसके बाद ही तो फिर कंपनी आगे चलेगी ना। और कैपिटल अगर हमने पब्लिक से लिया है, शेयर के थ्रू कैपिटल जमा किया है, तो ऐसे कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं, बराबर। बैंक के थ्रू लिया है हमने या अपना ही कैपिटल निकाला है तो वो नॉर्मल कैपिटल कहलाता है। पब्लिक से शेयर के थ्रू लिया है तो वो शेयर कैपिटल, और उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके हिसाब किताब कैसे रखने हैं, वही इस चैप्टर में सीखना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बरोबर ना। यही चीज तो हमें इस चैप्टर में देखनी है ना। और जो शेयर्स भी होते हैं ना वो बेसिकली शेयर्स ये दो टाइप के होते हैं। कंपनी जब मार्केट में शेयर इश्यू करती है, शेयर मार्केट में अपने शेयर्स रखती है, तो वो जनरली दो टाइप के शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का मीनिंग पहले बेसिकली समझ लें कि सिंपल मीनिंग ये कहलाता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि जो शेयर्स के पैसे हमें कभी भी वापस देना ना हो या तो वापस देना कंपलसरी ना हो, ये बेसिक डेफिनेशंस ध्यान रखना। जिन शेयर्स के पैसे वापस देना कंपलसरी ना हो तो ऐसे शेयर्स कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स, जिनके पैसे वापस देना कंपलसरी नहीं है। और जिनके पैसे वापस देना कंपलसरी है तो ऐसे शेयर्स कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जिनके पैसे वापस देना कंपलसरी है। अब समझो, अब ध्यान से समझना बेटा, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट। कि जैसे सपोज मुझे जो है वो 10 करोड़ की ज़रूर है, मतलब हमारी कंपनी चलाने के लिए 10 करोड़ की ज़रूर है, और हमने जो है वो शेयर मार्केट में शेयर इश्यू किए हैं। जो शेयर इश्यू किए हैं उसमें से 5 करोड़ के इक्विटी शेयर्स हैं, 5 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ऐसा जरूरी नहीं कंपनी एग्जैक्ट आधा आधा ही रखती हो, भाई कंपनी की मर्जी, पर हाँ कंपनी को इक्विटी शेयर कंपलसरी इश्यू करने पड़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में रखना कंपलसरी नहीं है, इक्विटी शेयर रखना कंपलसरी है। लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि समझो मुझे जो 10 करोड़ की जरूरत थी उसमें से 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, 5 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो भाई आप लोगों में से समझो आप 50 लोगों ने जो है वो मेरे 5 करोड़ के इक्विटी शेयर्स खरीदे, और आप 50 लोगों ने मेरे 5 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे। अब फर्क क्या है, जो आपने मेरे इक्विटी शेयर्स खरीदे ना, अब देखो इक्विटी शेयर्स खरीदना मतलब आपने जो है वो मुझे पैसे दिए हैं कि भाई चलाओ भाई अपनी कंपनी, ऐसा तो आपने मुझे पैसे दिए हैं। अब कोई भी अगर पैसे दे तो ऐसे ही फ्री में दे देता है क्या? कोई भी फ्री में दे देगा पैसे कि भाई लो भाई, लो ये 5 करोड़ रुपए चलाओ अपनी कंपनी, मुझे कभी वापस मत देना, इस शर्त पे कोई पैसे देता है? क्यों देगा वो पैसे, आप सोचो तो सही। इक्विटी शेयर्स में लिटरली ऐसा होता है कि भाई अगर आपने मेरे इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं ना तो अब कंपलसरी नहीं है कि मैं आपको वापस भी दूं। आपने मेरे 5 करोड़ के शेयर्स खरीदे, वो 5 करोड़ मेरे, वो मेरा शेयर कैपिटल मेरे, अब मैं वापस दूंगा नहीं, कभी भी नहीं दूंगा, बरोबर, कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ एक बात है कि उसके बदले में हर साल जितना मेरा कंपनी का प्रॉफिट हुआ ना उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डिविडेंड मिलता रहेगा। डिविडेंड मतलब शेयर के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, शेयर्स के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, वो डिविडेंड आपको मिलता रहेगा हर साल, बरोबर।
मतलब समझो ऐसा हुआ कि आपने मेरे 100 रुपए के शेयर खरीदे, खाली 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, जस्ट एक। सब अलग अलग लोगों ने जो है वो शेयर खरीदे होंगे, 5 लाख लोगों ने मेरे 100 रुपए के शेयर खरीदे, तो मुझे 5 करोड़ मिले ना फिर, बरोबर ना। तो समझो आपने मेरा एक ही शेयर खरीदा है खाली 100 रुपए का, कि आपने 100 रुपए दिए, अब 100 रुपए दिए, मैं आपको 100 रुपए वापस नहीं दूंगा, लेकिन हर साल जितना प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट के हिसाब से आपको जो है मैं रुपए देता रहूंगा, इंटरेस्ट देता रहूंगा, डिविडेंड देता रहूंगा उसमें। मतलब समझो इस बार मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो भाई मैं जो है वो 100 रुपए के 10% के हिसाब से 10 रुपए आपको दे दूंगा, बरोबर ना। दूसरे साल भी अच्छा प्रॉफिट हुआ तो और 10 रुपए दे दूंगा, तीसरे साल और 10 रुपए मैंने दिए, प्रॉफिट अच्छा हुआ है मुझे, बराबर। और ऐसे 10-10 करते हुए 10 साल में तो आपके 100 रुपए आपको वापस ना, 100 रुपए वापस। लेकिन कंपनी 10 साल में बंद होगी, समझना है ध्यान से, कंपनी 10 साल में बंद होगी? नहीं बंद होगी, कि कंपनी 10 साल में बंद नहीं होगी। अब जितने साल कंपनी चलेगी ना, उतने साल आपको जो है वो डिविडेंड मिलता ही रहेगा, बरोबर। आपको मैं 100 रुपए वो पूरे वापस नहीं देने वाला हूँ शेयर के पैसे, लेकिन शेयर का डिविडेंड देता रहूंगा। तो कितनी बार शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर जिन्होंने मेरे शेयर्स खरीदे हैं, उनको लाइफ टाइम में 100 रुपए से भी बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाती है। आपने मुझे दिए 100 रुपए, लेकिन मेरे प्रॉफिट के हिसाब से हर महीने जो मैं आपको डिविडेंड देता रहता हूँ, वो कितनी बार 100 से 1000 रुपए हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? इसलिए तो लोग हमारा इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं ना, कि हाँ भाई लो 100 रुपए, नहीं देना वापस मुझे, क्योंकि उसके बदले में कितनी बार ज्यादा अमाउंट भी तो मिलती है। लेकिन हाँ, इक्विटी शेयर में रिस्क भी रहता है, कि अगर हमारी कंपनी को लॉस हुआ ना, तो मैं आपको कोई ब्याज नहीं देने वाला, कोई डिविडेंड नहीं देने वाला हूँ। आपने मुझे 100 रुपए दिए और अगर मेरी कंपनी में बाय चांस लॉस हुआ, तो मैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। समझ आ रहा है? जिस साल प्रॉफिट हुआ तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये सीधी सी बात। और फिक्स इंटरेस्ट नहीं है, कोई फिक्स भी नहीं इक्विटी शेयर्स पे। अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, अगर मुझे कम प्रॉफिट हुआ तो कम इंटरेस्ट दूंगा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं दूंगा, आपके 100 रुपए डूब गए फिर, बरोबर ना। अगर कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी जो है वो डूब गई, बेड डेप हो गया, डूब गई अगर, तो फिर तो मैं आपको वो 100 रुपए कभी भी वापस नहीं दूंगा, आपके 100 रुपए भी डूब गए। समझ आ रही है बात? तो इसलिए कहते हैं इक्विटी शेयर्स, हम जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं ना, वो वापस देना कंपलसरी नहीं होता, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग खाली डिविडेंड देना होता है। अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि सपोज दूसरे 5 लाख लोगों ने मेरे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, 5 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि इसमें हर साल जो है, हर साल डिविडेंड फिक्स होता है, कि कंपनी को लॉस हो या कुछ भी हो, आपको जो है वो डिविडेंड देना ही देना है। इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता ना, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में कम होता है। समझो अगर इक्विटी शेयर्स को 5-10% मिलते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स को 1% खाली इंटरेस्ट मिलता है, 1 रुपया खाली, बरोबर। और प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं कि जब भी जो है वो कंपनी बंद होने वाली हो, बाय चांस लॉस भी हो गया ना, तो भी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले पैसे वापस देने हैं, उनको पैसे कंपलसरी वापस देने हैं। अगर आपने मेरे 5 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, अगर कंपनी बंद होने वाली है ना, तो पहले मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा कंपलसरी। इक्विटी शेयर्स को वापस देना कंपलसरी नहीं है, बचे तो दे भी सकता हूँ, नहीं बचे तो नहीं भी दे सकता हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स में रिटर्न देना कंपलसरी है, और डिविडेंड भी हर साल फिक्स देना होता है। समझो एक साल अगर डिविडेंड नहीं दिया तो दूसरे साल डबल देना पड़ेगा, पर देना तो पड़ेगा ही, बराबर। तो ऐसे ये दो टाइप के शेयर्स आते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। सिंपल सी भाषा में समझो तो यही हुआ कि जिसके पैसे वापस देना कंपलसरी नहीं है वो इक्विटी शेयर्स, और जिनके पैसे वापस देना कंपलसरी है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स। इसलिए तो उसे प्रेफरेंस कहते हैं, कि जब कंपनी बंद होने वाली हो ना, तो पहला प्रेफरेंस इसे मिलता है। हर साल जो डिविडेंड देना हो ना, ब्याज देना है ना, तो पहला प्रेफरेंस इसे मिलता है। फिर बचे तो उसको देंगे इक्विटी शेयर्स को, बाकी इनको तो पहले देना ही पड़ेगा। इसलिए सब चीजें जो कंपलसरी हैं वो इनके लिए, कंपलसरी नहीं है वो इनके लिए। समझ आ रही है बात? अब जैसे मेन पॉइंट हम लोग समझे ना, इनके बाद मेन पॉइंट समझे, तो देखो कंपनी जैसे पब्लिक से जो है वो शेयर्स मंगवाती है या पैसे मंगवाती है, तो उनके लिए पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप होता है, बाबा स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर होती है। आप समझो भाई मेरी कंपनी है,
वही वही एग्जांपल जो स्टार्टिंग वाला दे रहा हूँ, मुझे कंपनी में 100 करोड़ 10 करोड़ जो है वो चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, और उसके लिए 100 रुपए के मैंने 10 लाख शेयर इश्यू किए हैं, पब्लिक को कहा कि आप मेरे शेयर्स खरीदो। अब पब्लिक एक साथ 100 रुपए का शेयर नहीं खरीदती, और ना ही कंपनी जो है वो पब्लिक से एक साथ 100 रुपए मांगती है। कंपनी पब्लिक को क्या कहती है, जब शुरुआत होने वाली होती है कंपनी की, तब कंपनी पब्लिक को क्या कहती है कि देखो 100 रुपए का शेयर है, लेकिन आप 100 रुपए एक साथ मत दो, पहले जो है, पहले आप हमें थोड़े पैसे दो, फिर उसके 1 महीने बाद बाकी के थोड़े देना, 1 महीने बाद बाकी के थोड़े देना। तो 100 रुपए भी जब पब्लिक से मांगती है ना, तो इंस्टॉलमेंट में मांगती है, और वो 3 इंस्टॉलमेंट, ये 3 स्टेप्स कहलाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। अभी बेसिक समझा रहा हूँ, बाकी पूरे चैप्टर में मेन अकाउंटिंग इन्हीं की ही करनी है। कि जैसे समझो 100 रुपए का एक शेयर है, और मैंने पब्लिक में रखा है कि भाई जिसको भी शेयर्स खरीदने हो ना, वो शेयर खरीदो। अब पब्लिक डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदी, पब्लिक पहले क्या कहती है पता है, कंपनी पब्लिक को पहले कहती है जिस जिसको शेयर खरीदने हैं ना, तो पहले मुझे एप्लीकेशन भेजो। अब सपोज आपको मेरे शेयर खरीदना है ना, तो आप पहले मुझे एप्लीकेशन भेजोगे कि भाई मुझे जो है वो आपके शेयर्स खरीदने हैं, क्या आप मुझे परमिशन दोगे, बराबर। एज अ पर्सन, एज अ पब्लिक आप कंपनी को एप्लीकेशन भेजोगे, और उस एप्लीकेशन के साथ थोड़े से रुपए भेजोगे। मतलब समझो 100 रुपए का शेयर है ना, तो एप्लीकेशन के वक्त आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैं कंपनी और आप पब्लिक। 100 रुपए का शेयर है, तो एप्लीकेशन के वक्त आपने मुझे 10 रुपए भेजे हैं कि भाई मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, क्या आप मुझे परमिशन दोगे। पब्लिक पहले कंपनी से परमिशन मांगती है, बराबर। और अगर कंपनी वो मंजूर करे ना, परमिशन मंजूर करे, तो उसे मंजूरी को अलॉटमेंट कहते। वो अलॉटमेंट मतलब यहाँ पर एक तरह की मंजूरी कहलाई। क्या भाई आपने मुझे एप्लीकेशन भेजी ना कि भाई ठीक है, कि भाई आपको जो है वो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, और आपकी एप्लीकेशन मैंने अप्रूव की, और आपको नक्की किया कि हाँ भाई ठीक है, आपको मैं इतने शेयर से दूंगा, एज अ कंपनी मैं आपको इतने शेयर से दूंगा, मैंने मंजूर किया, तो वो अलॉटमेंट। और ये मंजूर करते वक्त फिर मैं आपको कहूंगा कि देखो आपने एप्लीकेशन के वक्त मुझे 10 रुपए भेजे थे, उसके बाद कहूंगा ठीक है भाई आपके 10 रुपए मैंने एक्सेप्ट किया, आपकी एप्लीकेशन भी मैंने एक्सेप्ट की, और मैं आपको इतने शेयर्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अब बाकी के रुपयों में से, बाकी के जो 90 रुपीज बचे हैं, उसमें से 30 रुपए और भेजो। अब बराबर, अब 30 रुपए और भेजो, तो आपके शेयर्स मंजूर हो जाएंगे। तो वो सेकंड स्टेप अलॉटमेंट कहलाता है। अब समझो पब्लिक फिर मुझे दूसरे 30 रुपए देगी, उसके 1 महीने बाद, 1 महीने बाद अब बाकी के जो रुपए बचे ना, 60 रुपीज बचे, तो वो अलग अलग कॉल्स में मैं मंगवाऊंगा। कॉल्स मतलब इंस्टॉलमेंट में, कोई कंपनी 60 रुपीज साथ में मंगवाएगी, या तो वो भी इंस्टॉलमेंट में कि भाई 30-30 रुपए करके 2 बार मंगवाऊंगा। कि चलो आपने जो है वो मेरे शेयर्स खरीदे थे, आपने एप्लीकेशन भेजी, मैंने मंजूर की, आपको शेयर अलॉट किए, आपको मैंने शेयर्स दे दिए। अब कहूंगा कि भाई आपके 60 रुपए बाकी थे, वो बाकी के भी 30 रुपए लाओ, उसमें से 30 रुपए लाओ। फिर थोड़े टाइम बाद कहूंगा कि चलो फिर से जो है वो 30 रुपए लाओ। तो ऐसे शेयर्स की 100 रुपए का शेयर भी होता है ना, तो वो भी कंपनी पब्लिक से पहली बार में इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। उन इंस्टॉलमेंट को ये पार्ट्स कहते हैं हम लोग। अरे बात समझ में। और जो भी ये पैसे मिलते हैं शेयर्स के थ्रू, जो भी पैसे मिलते हैं उन्हें हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं ना। शेयर्स के थ्रू कलेक्ट किए हुए पैसे वो शेयर कैपिटल कहलाते हैं। और इन शेयर कैपिटल को अगर हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें ना, ये ध्यान देना, आप जब सम्स करोगे तो ये सब वर्ड्स आएंगे, ये सब डेफिनेशंस आएगी, तो ध्यान से समझना कि शेयर के थ्रू कलेक्ट किए हुए पैसों को शेयर कैपिटल कहते हैं। और उन शेयर कैपिटल के अगर अलग अलग टाइप्स देखें, तो पहला आता है ऑथोराइज एंड रजिस्टर कैपिटल। इसका मतलब ये कहलाता है कि हर कंपनी को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कुछ लिमिटेशन होती है कि आप पब्लिक से इतने ही पैसे मांग सकते हो, या तो इतने ही शेयर आप पब्लिक के लिए रख सकते हो। उसे कहते हैं ऑथोराइज या रजिस्टर कैपिटल। मतलब समझो कि भाई मुझे अगर कंपनी, मेरी कंपनी अगर जो है वो चल रही है, हम 10 लोगों की कंपनी अगर चल रही है, तो गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी है कि आप लोग मार्केट में 20 लाख से ज्यादा शेयर रख सकते नहीं हो। आपके कितने शेयर मार्केट में होने चाहिए? 20 लाख, उससे ज्यादा शेयर नहीं। भले एक शेयर कितने का भी हो, समझो एक शेयर 100 रुपए का है, तो ऐसे 20 लाख शेयर मतलब 20 करोड़। तो आप पब्लिक से 20 करोड़ रुपए ही मांग सकते हो, उससे ज्यादा पैसे आप नहीं मांग सकते पब्लिक से।
तो उसे हम लोग रजिस्टर कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। कंपनी की अथॉरिटी इतनी है भाई, उसे इतना ही पावर है, पब्लिक से इतना ही। नहीं तो कोई कंपनी को अनलिमिटेड पावर नहीं, पब्लिक से जो है वो बस पैसे लेते ही रहे। गवर्नमेंट उनके ऊपर लिमिटेशन रखते हैं कि आप पब्लिक से इतने ही पैसे ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसी कैपिटल को ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। समझो मेरी कंपनी को परमिशन मिली है 20 लाख शेयर इश्यू करने की, 20 लाख शेयर इश्यू करने की, कि उससे ज्यादा शेयर आप मार्केट में बेच सकते नहीं हो, तो वो ऑथोराइज कैपिटल। दूसरा आता है इश्यूड कैपिटल। अब देखो मुझे जो है वो ऑथोराइज कैपिटल में ये परमिशन मिली है 20 लाख शेयर जो है वो मार्केट में रखने की, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं 20 लाख एक ही साथ रख दूं। मैं कितने शेयर मार्केट में रख रहा हूं वो मेरा इश्यूड कैपिटल कहलाता है। कि समझो मैं, मुझे गवर्नमेंट ने परमिशन दी है 20 लाख शेयर मार्केट में रखने की, लेकिन फिलहाल फिलहाल मैं सिर्फ 10 लाख शेयर ही मार्केट में रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे उतने ही पैसों की जरूरत है, उससे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैंने मार्केट में 10 लाख शेयर ही रखे हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो जितने शेयर मैंने मार्केट में रखे हैं ना, वो इश्यूड कैपिटल कहलाता है। भले गवर्नमेंट ने परमिशन कितनी भी दी हो, उससे ज्यादा तो हम मार्केट में नहीं रख सकते, लेकिन उससे कम तो रख सकते हैं ना। जितने शेयर मैंने मार्केट में रखे हैं वो मेरा इश्यूड कैपिटल कहलाता है। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब मैंने जितने शेयर मार्केट में रखे हैं, लोगों ने कितने खरीदे मेरे शेयर्स, तो वो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कहलाता है। समझो मैंने मार्केट में रखे तो 10 लाख शेयर हैं, लेकिन जरूरी है कि लोग मेरे 10 लाख शेयर ही खरीद भी लें। कितनी बार छोटी मोटी कंपनी और लोग जो है वो कंपनी के ऊपर विश्वास न करते हो तो उसके शेयर्स नहीं खरीदेंगे। फिर समझो 10 लाख शेयर मैंने मार्केट में रखे हैं, लेकिन लोगों ने खरीदे ही मेरे सिर्फ 8 लाख शेयर हैं, उससे ज्यादा लोगों ने नहीं खरीदे। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब जितने लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे हैं, तो वो पैसे कहलाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आ रही है ना बात समझ में। इनके बाद कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जैसे मैंने बताया कि शेयर्स मंगवाए जाते हैं इंस्टॉलमेंट में। 100 रुपए का शेयर भी होता है, तो पहले हम एप्लीकेशन के वक्त कहते हैं भाई 10 रुपए लाओ, फिर अलॉटमेंट के बाद कहते हैं चलो 30 रुपए और लाओ, 40 रुपए हुए। फिर कॉल्स में कहते हैं, कॉल्स मतलब इंस्टॉलमेंट में कहते हैं कि चलो 30 रुपए और, 30 रुपए और लाओ, तो जाके 100 रुपए पूरे होते हैं। तो फिलहाल हमने लोगों से कितने पैसे मंगवाए हैं वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल। समझो 100 रुपए का शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वक्त हमने फिलहाल 40 रुपए ही मंगवाए हैं, 60 रुपए बाकी हैं। तो जितने पैसे हमने फिलहाल मंगवाए हैं ना पब्लिक से, वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाते हैं। कॉल्ड अप इतने मंगवाए हैं। और दूसरा आता है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जितने पैसे हमने नहीं मंगवाए हैं। 100 रुपए के शेयर में से 40 रुपए मंगवाए हैं, वो कॉल्ड अप। 60 रुपीज अभी तक नहीं मंगवाए हैं, वो अनकॉल्ड कैपिटल। बरोबर। उनके बाद पेड अप कैपिटल। देखो कितनी बार ऐसा भी होता है कि हमने अगर लोगों से पैसे मंगवाए हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, पैसे मंगवाए, समझो एप्लीकेशन के वक्त हुआ, एप्लीकेशन के वक्त आपने मुझे 10 रुपए दिए, फिर अलॉटमेंट के वक्त आपने मुझे 30 रुपए दिए। अब कॉल के वक्त मैंने आपको कहा कि चलो फिर से 30 रुपए लाओ। अब मैंने इतने सारी, पूरी पब्लिक है, लाखों की पब्लिक है, सबको मैंने कहा कि चलो अब 30 रुपए कॉल के वक्त लाओ। लेकिन हो सकता है कि उन लाखों की पब्लिक में से एक आध दो तो ऐसा होगा जो पैसे देंगे ही नहीं, हमें नहीं देंगे या तो लेट देंगे। सही बात है ना। कि आप 1 लाख लोग जो है वो मेरे शेयर्स खरीद रहे हो, और इंस्टॉलमेंट के वक्त मैंने आपको कहा है कि चलो लाओ 30 रुपए मेरे, और 1 लाख में से कोई 2 या 3 तो ऐसे होंगे ना कि जिन्होंने जो है वो पैसे मुझे दिए ही नहीं, या आपने कहा कि नहीं भाई मैं बाद में दूंगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद दूंगा मैं, ऐसा होता है ना। तो जितने लोगों ने पैसे दिए हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब जितने लोगों ने पैसे दिए हैं, जो नहीं दिए वो बाकी रखो। बरोबर, उसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, आगे आएगा वो पूरा कॉन्सेप्ट। जितने लोगों ने पैसे दिए हैं तो वो कैपिटल क्या कहलाता है, पेड अप कैपिटल कहलाता है। और आखिरी में रिजर्व कैपिटल। कितनी बार कंपनी ऐसा करती है कि भाई जितने पैसे मंगवाए हैं ना, वो कंपनी को लगता है कि चलो इतने पैसे अब सफिशिएंट है, बाकी के पैसे अभी पब्लिक से अभी नहीं मांगने हैं, बाद में मांगेंगे। कि जैसे समझो 100 रुपए का शेयर है और मतलब मुझे पब्लिक से 100 रुपए मंगवाने हैं, तो एप्लीकेशन के वक्त 10 रुपए, अलॉटमेंट के वक्त 40 रुपए मैंने मंगवाए। अब उसमें ऐसा हुआ कि 40 रुपए और 10 ये अलॉटमेंट के वक्त 30 रुपए और मंगवाए, मतलब 40 रुपए हुए ना। तो 40 रुपए मैंने मंगवाए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ये अब सफिशिएंट है,
फिलहाल मुझे इतने ही पैसों की ज़रूर है, बाकी के जो 60 रुपए पब्लिक से मांगने हैं वो अभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अभी ज़रूर नहीं है। भाई जब ज़रूर पड़ेगी ना तब मांगूंगा मैं उनसे, अभी फिलहाल पब्लिक के पास ही रहने दो। जब ज़रूर पड़ी तब बाकी के 60 रुपए मांगूंगा। तो ये जो पब्लिक के पास बाकी रख देते हैं ना कि भाई अभी आपसे नहीं चाहिए, जब ज़रूर पड़ेगी तब आपसे मांगूंगा, तो ऐसा कैपिटल कहलाता है रिजर्व कैपिटल, कि जो अभी पब्लिक से नहीं मंगवाया है, बाकी है वो, तो वो रिजर्व कैपिटल कहलाता है। समझ आ रहा है? ये छोटे छोटे टर्म्स ध्यान रखना। तो देखो आज है ना, हमने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े कंपनी के बारे में, कंपनी के शेयर्स के बारे में। अब उनका हिसाब किताब कैसे रखना है, शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग कैसे करना है, कंपनी जैसे पब्लिक से पैसे मंगवाती है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, तो उसका हिसाब किताब कैसे रखेंगे, अब उनके रिलेटेड जो मेन सम्स है वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।